हॉस्पिटल अहमदाबाद में। और आज हम बात करेंगे डॉक्टर मानिक चोपड़ा के साथ, जो सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट है स्ट्रक्चरल हार्ट इंटरवेंशंस में एट नारायण हॉस्पिटल अहमदाबाद, जिन्होंने 350 से ज़्यादा टावी की हुई है करीबन 13 अलग अलग देशों में, और इनका बहुत सालों में बड़ा अनुभव रहा है टावी करने में। तो आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये टावी किन मरीजों में और किन पेशेंट में करनी चाहिए और किन किन लोगों को ये ज़रूरत है। तो आज हम सर से पूछते हैं इसके बारे में। थैंक्स डॉक्टर व्योम। तो सर हमें ये बताइए कि हार्ट में वाल्व्स का क्या रोल रहता है? जी, हार्ट्स में हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें बॉडी से जो गंदा ब्लड है वो हार्ट की तरफ आता है, राइट साइड के हार्ट में जाता है, और राइट साइड के ऊपर के हार्ट के खाने में जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर लंग्स में जाता है, फिर लेफ़्ट साइड पे जाता है। ये ब्लड जो फ्लो करता है इसका एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, इसको मेंटेन करने के लिए हमको ये 4 चेम्बर्स और ग्रेट वेसल्स के बीच में वाल्व की ज़रूरत है, जो एक यूनिलैटरल डायरेक्शन में ब्लड फ्लो को मेंटेन कर सकें। इसलिए हमें हार्ट वाल्व्स का ये मेन रोल रहता है। हार्ट में 4 वाल्व्स हैं, 2 वाल्व राइट साइड पे हैं और 2 लेफ़्ट साइड पे। राइट साइड पर ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वाल्व है, और लेफ़्ट साइड पे माइट्रल और एओर्टिक वाल्व है। ठीक सर, ये एओर्टिक वाल्व के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए। जो टावी के दौरान जिसके ऊपर वाल्व लगता है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। जी, सो एओर्टिक वाल्व जो है वो हार्ट लेफ़्ट साइड में जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है और एओर्टा है उसके बीच का वाल्व है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वाल्व है, और हिंदी में जैसे हार्ट की मतलब महाधमनी कहते हैं, उसके जस्ट पहले का वाल्व है। इस वाल्व में या तो स्टेनोसिस हो सकता है जिसे हम सिकुड़न कहते हैं, या तो इसमें लीकेज हो सकता है जिसको हम रिगर्जिटेशन कहते हैं। हार्ट के बाकी सब वाल्व्स में भी ये प्रॉब्लम स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस जो है, हार्ट का एओर्टिक वाल्व के सिकुड़न को एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस कहा जाता है। सर, तो एओर्टिक स्टेनोसिस की जो ये बीमारी है उसके मुख्य कारण क्या क्या होते हैं शरीर में? जी, काफ़ी टाइम बचपन से एओर्टिक वाल्व की जो संरचना है उसमें थोड़ा बदलाव रहता है। रूटीन में उसमें 3 लीफलेट्स होते हैं, कभी कभार जब उसमें 3 की जगह 2 लीफलेट्स हों या 1 लीफलेट हो, जिसे हम बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स में जन्म के बाद से ही धीरे धीरे वाल्व के अक्रॉस टर्बुलेंस जनरेट होता है, और ये वाल्व धीरे धीरे घिसता है, और उसकी वजह से धीरे धीरे इसमें सिकुड़न आती है। ये सिकुड़न एकदम से नहीं आती, इट टेक्स लाइक डेकेड्स टू रीच टू अ सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस। सो अंदाजे से ये जब बहुत अधिक सिकुड़न होती है वो एज करीबन 55 टू 65 ईयर्स के आसपास रहती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बचपन में रूमेटिक फीवर होता है, जिसमें कुछ एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो हार्ट के वाल्व को इफ़ेक्ट करती हैं, और उसके कारण से वाल्व में डैमेज होता है। अगेन बहुत धीरे धीरे ये डिजीज़ प्रोग्रेस करती है, और ये जब बहुत सीवियर होने के वक्त उसकी पेशेंट की एज करीबन 65 टू 70 के आसपास होती है। तीसरा कारण ये है कि उम्र के साथ वाल्व के ऊपर डीजनरेशन होना, और ये जैसे हम एल्डरली होते हैं वैसे धीरे धीरे वाल्व में डीजनरेशन आता है, जो सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस पहुंचते हुए अंदाजे से 75 के आसपास पेशेंट की एज रहती है। तो सर हमें ये बताइए ज़रा कि किन मरीजों को सोचना चाहिए कि एओर्टिक स्टेनोसिस उनको हो सकता है, क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं इन पेशेंट्स में? जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन जनरल पेशेंट को चलने के वक्त सांस चढ़ना, या चलने के वक्त छाती में भारीपन आना, या चलने के वक्त आँख के आगे अंधेरा आना, ये सब कारण रहते हैं, ये सब सिम्टम्स आते हैं। बट ये लक्षण तभी आते हैं जब ये बीमारी सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस तक पहुंचती है। इन जनरल इनिशियल ईयर्स में सिम्टम्स नहीं आते, सिम्टम्स लेटर ईयर्स में आते हैं जब ये डिजीज़ सीवियर हो जाती है। जी, तो सर कौन से मरीज
ऐसे कौन सी कैटेगरी में एओर्टिक स्टेनोसिस होता है कि जिसमें हमें पेशेंट के लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत पड़ती है? जी, एक बार पेशेंट को सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस हो जाए और पेशेंट को सिम्टम्स आने लगें, उसके बाद पेशेंट का लाइफ स्पैन जो है वो उसमें रिडक्शन होता है। जब तक पेशेंट को सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस नहीं होता और जब तक सिम्टम्स नहीं आते तब तक हम वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखते हैं। मतलब पेशेंट को रूटीन में 6 मंथली या 1 ईयरली इको कराने को कहते हैं। पर जब पेशेंट को सिम्टम्स आ जाएं सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस के पेशेंट में, उसके बाद उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है। ऐसा देखा गया है कि अंदाजे से अगले 5 साल में अंदाजे से 90 से ज़्यादा % पेशेंट्स के लिए दे मीट अ बैड एंड। सर्वाइवल, इवेंट फ्री सर्वाइवल जो हम कहते हैं, इट इज़ इन लेस दैन, आई मीन इट इज़ लेस दैन 10। तो इसका मतलब ये है कि इस डिज़ीज़ को सिम्टम्स आने पे डेफिनेटली ट्रीट करना चाहिए। 2 तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं। एक सर्जरी के तरीके से, जिसको हम कन्वेंशनल तरीका बहुत टाइम से है, और दूसरा ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट के तरीके से, जो एक नई पद्धति है। सर, तो ये जो वाल्व बदलने की पद्धति है उसमें कौन कौन से अलग अलग प्रकार के वाल्व आते हैं? जी, सो इन जनरल 2 तरीके के वाल्व्स होते हैं। एक मेटालिक वाल्व होता है और एक बायोप्रोस्थेटिक वाल्व जिसे हम टिश्यू वाल्व कहते हैं। मेटालिक वाल्व जो है इन जनरल हम यंगर पेशेंट्स में प्रेफर करते हैं क्योंकि मेटालिक वाल्व काफ़ी लंबा चलते हैं। बायोप्रोस्थेटिक वाल्व हम ओल्डर पेशेंट्स में प्रेफर करते हैं क्योंकि जिनकी एज 65 प्लस है, क्योंकि इन पेशेंट्स में हमें ब्लड थिनर्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम बायोप्रोस्थेटिक वाल्व इस्तेमाल करें। मेटालिक वाल्व का सिर्फ एक ड्रॉबैक रहता है कि हमें ब्लड थिनर देने की ज़रूरत पड़ती है। ओल्डर पेशेंट्स में क्योंकि पेशेंट्स को ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा रहती है और उनके आने वाली लाइफ में ऐसी कुछ सर्जरीज हो सकती हैं जिसमें हमको ये ब्लड थिनर्स बंद करने की ज़रूरत पड़े, इन कारणों से हम ओल्डर पेशेंट्स में बायोप्रोस्थेटिक वाल्व प्रेफर करते हैं। तो सर, अभी हाल फिलहाल ये टाइम पे एओर्टिक स्टेनोसिस के लिए कौन कौन के अलग अलग प्रकार के हमारे पास सर्जरी अवेलेबल है? जी, सो 2 तरीके के, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 2 तरीके के प्रोसीजर्स हैं। एक सर्जिकल एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट और एक ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट। सर्जिकल एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट में दोनों तरीके के वाल्व यूज़ किए जा सकते हैं, मैकेनिकल या बायोप्रोस्थेटिक, डिपेंडिंग अपॉन एज, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। जबकि ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट में जो वाल्व इस्तेमाल होता है वो बायोप्रोस्थेटिक वाल्व इस्तेमाल होता है। सर्जिकल एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट में पेशेंट को बेहोश करने की ज़रूरत पड़ती है, फुल एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत पड़ती है, चेस्ट बोन काटने की ज़रूरत पड़ती है, पेशेंट को हार्ट लंग पंप पे रखने की ज़रूरत पड़ती है, हार्ट बंद करके। उसके बाद सर्जन उस वाल्व को पुराने वाल्व को निकाल के नए वाल्व को स्टिच करते हैं, हार्ट को वापस हार्ट लंग मशीन से वीन ऑफ करके चेस्ट को बंद करके आईसीयू में भेजते हैं। अंदाजे से 3-1 दिन आईसीयू में लगते हैं, हफ्ते जितना पेशेंट को हॉस्पिटल में लगता है, और अंदाजे से 21 डेज़ के आसपास फुल रिकवरी टू रूटीन एक्टिविटीज़ में लगता है। जबकि ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट में ये प्रोसीजर पैर के रस से किया जाता है। पैर की एक मुख्य नस जिसको हम फीमोरल आर्टरी कहते हैं, उसमें हम एक पंक्चर करके, एक छोटा सा पंक्चर करते हैं और उससे हम एक ट्यूब डालते हैं उसमें, और उस ट्यूब से हम एक वायर एओर्टिक वाल्व के अक्रॉस रख के उसके ऊपर कृत्रिम वाल्व, जिसको हम टावर वाल्व बोलते हैं, वो ले जाते हैं और पुराने वाल्व के अंदर ही उसको पोजीशन करके उसको वहाँ डिप्लॉय करते हैं। जब वो वाल्व खुल जाता है तो वो पुराने वाल्व को धक्का दे देता है और नया वाल्व फंक्शनल हो जाता है। 2 तरीके के वाल्व हैं, बलून एक्सपैंडेबल वाल्व जिसमें वाल्व बलून पे माउंटेड रहता है, और सेल्फ एक्सपैंडिंग जो वो एक कैप्सूल में होता है, जिस कैप्सूल को विड्रॉ करने से वो फ्लैर होता है। इन जनरल ये प्रोसीजर करीबन 1 घंटे से 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लेता है। पेशेंट इवनिंग तक बेड में मोबिलाइज हो सकता है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आईसीयू से बाहर शिफ्ट होता है और रूटीनली 24 to 48 आवर्स के बाद डिस्चार्ज मिलता है और अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ वो 3 से 5 दिन में रिज्यूम कर सकता है एक नॉर्मल टैब प्रोसीजर के कोर्स में।
ये उसकी दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। जी। इस हिसाब से तो लगता है कि सब मरीजों को टावी की तरफ ही मुड़ना चाहिए। बट सर से हम एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि किन मरीजों को बिना सर्जरी वाला वाल्व रिप्लेसमेंट चूज करना चाहिए और किन मरीजों को सर्जरी का रास्ता लेना चाहिए। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन जनरल जितने भी पेशेंट्स जो यंग हैं, जो लेस देन 65 हैं, उसमें हम इन जनरल सर्जिकल एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं। कारण ये है कि कोई भी वाल्व लगने के बाद वो एक सिंगल शॉट प्रोसीजर नहीं है। थोड़े टाइम के बाद 10 साल 15 साल के बाद वो वाल्व डीजनरेट करता है और पेशेंट को एक रिपीट प्रोसीजर की ज़रूरत होती है। तो जब हम यंग पेशेंट्स को देखते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम उनका पूरा लाइफ टाइम प्लान कर लें कि पहले सर्जरी होगी, उसके 15-1 साल के बाद ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट होगा, उसके बाद शायद हम वापस ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट कर सकें। जबकि जो पेशेंट्स ओल्ड हैं, 65 के ऊपर हैं, उन पेशेंट्स के पास इन जनरल अगर सीटी स्कैन और कॉर्नरी एंजियोग्राम करने के बाद हम इसे हार्ट टीम मीटिंग में डिस्कस करते हैं, जिसमें कार्डियक सर्जन, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट रहते हैं और कंसल्ट फील्ड्स के लोग रहते हैं। और अगर हमें लगता है कि इसमें हम टैवी कर सकते हैं तो हम पेशेंट को टैवी का ऑप्शन फर्स्ट देते हैं, सर्जिकल ऑप्शन सेकंड देते हैं। सो इन जनरल कोई भी पेशेंट जो एल्डरली है, 65 के ऊपर है, उस केस में ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट एक ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, अगर सीटी स्कैन उसके हिसाब से एनाटॉमी के हिसाब से सूटेबल पाया जाता है। तो सर ज़रा हमें ये बताइए कि कौन से पेशेंट्स में टावी ज़्यादा बेटर रहता है। जी, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी पेशेंट 65 इयर्स के से एल्डरली हैं और उनके सीटी स्कैन में हमें लगता है कि हम इसको टैवी से अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, उन सब पेशेंट्स में हम ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट को प्रेफरेंस देंगे। बट कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिसमें टैवी एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे वो पेशेंट्स जिनका पहले बाईपास सर्जरी हो चुका है या पहले वाल्व रिप्लेसमेंट हो चुका है, कोई भी वाल्व रिप्लेसमेंट, या किसी भी कारण से चेस्ट ओपन हो चुका है, या वो पेशेंट जिसमें पहले एओर्टिक वाल्व रिप्लेस किया जा चुका है बायोप्रोस्थेटिक वाल्व से, या वो पेशेंट्स जिनके जो सर्जरी के लिए फिट नहीं हैं, जैसे किडनी के मरीज़, एडवांस किडनी डिजीज़ के मरीज़, एडवांस लिवर डिजीज़ के मरीज़, या कोई कैंसर के मरीज़ जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, ये सब पेशेंट्स वो हैं जो सर्जिकली या तो अनफिट हैं या बहुत हाई रिस्क हैं। तो इस कैटेगरी में तो डेफिनेटली ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट बहुत ही लाभकारी है। वो पेशेंट्स जो 65 के ऊपर हैं, जिनका सर्जिकल रिस्क कम है, जिसको हम लो रिस्क कहते हैं, उसमें भी ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट आज की डेट में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, अगर सीटी स्कैन के हिसाब से हम उसमें टावर प्रोसीजर कर सकें। सर तो ज़रा ये बताइए कि एओर्टिक वाल्व के अलावा और कौन कौन से वाल्व के ऊपर हम ट्रांसकैथेटर प्रोसीजर्स कर सकते हैं। जी, हम इसको ऑलमोस्ट सारे वाल्व्स के ऊपर कर सकते हैं। जैसे पल्मोनरी वाल्व, जब हम पल्मोनरी वाल्व की बात करें तो काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनको हार्ट की कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम होती है। उनमें पहले सर्जरीज की जा चुकी होती हैं, जिसकी वजह से पल्मोनरी वाल्व में भविष्य में लीकेज या स्टेनोसिस की प्रॉब्लम आती है। सो उन पेशेंट्स में हम ट्रांसकैथेटर पल्मोनरी वाल्व रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, या तो उसमें कोई वाल्व पहले ना लगा हो या कोई बायोप्रोस्थेटिक वाल्व पहले लगा हो, दोनों ही केसेस में कर सकते हैं। ऐसे ही माइट्रल वाल्व में अगर पेशेंट को पहले कोई बायोप्रोस्थेटिक वाल्व वहाँ पे लगा हुआ है या कोई माइट्रल वाल्व पे कोई रिंग लगी हुई है और ये चीज़ें डीजनरेट कर जाती हैं, तो उन पेशेंट्स में भी हम बायोप्रोस्थेटिक वाल्व वहाँ पे इम्प्लांट कर सकते हैं, जो रूटीनली बलून एक्सपैंडेबल वाल्व रहते हैं। काफ़ी पेशेंट्स होते हैं जो यंग एज में रोमैटिक फीवर की वजह से, माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस की वजह से उनको वाल्व रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। पहली बार मेटालिक वाल्व लगता है, सेकेंड टाइम बायोप्रोस्थेटिक वाल्व लगता है, और जब पेशेंट का ये वाल्व बाद में डीजनरेट करता है तो इसमें हम ट्रांसकैथेटर वे से इसे बदल सकते हैं। सेम ट्राइकस्पिड वाल्व पे भी अगर वाल्व पुराना बायोप्रोस्थेटिक वाल्व हो या फिर रिंग हो और वो डीजनरेट कर गई हो, तो उन पेशेंट्स में भी हम वहाँ पे बलून एक्सपैंडेबल वाल्व लगा के उसको ठीक कर सकते हैं।
इन दोनों ही प्लेसेस पे, माइट्रल या ट्राइकस्पिड पे, अगर प्रीडोमिनेंटली सिर्फ लीकेज हो तो हम उसको क्लिप्स से रिपेयर कर सकते हैं, जिसको माइट्रा क्लिप या ट्राई क्लिप कहते हैं। और कुछ पेशेंट्स ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन के जिसमें हम एक ट्रिक वाल्व करके होता है, जिसमें हम एक दो वाल्व्स एक एसवीसी और आईवीसी में डिप्लॉय करते हैं, वो कर सकते हैं। अभी और भी नए ट्रांसकैथेटर सिस्टम्स आ रहे हैं विच आर इन प्रोग्रेस। मैं ऐसा देखता हूँ कि भविष्य में जिस तरह से खून की नड़ियों की बीमारी में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, सर्जरी का और स्टेंट्स का, ऐसे ही भविष्य में सारे वाल्व्स के लिए हमारे पास सर्जिकल और ट्रांसकैथेटर ऑप्शंस होंगे। सर थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को इतना नॉलेज देने के लिए। आई थिंक जो मरीजों के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि एओर्टिक स्टेनोसिस क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, अभी लेटेस्ट ट्रीटमेंट क्या है और किन किन मरीजों को टावी करवाना चाहिए, उसका आपने बहुत क्लियरली एक जवाब दे दिया है। तो इसमें इस चीज़ को बताने के लिए थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।